सेना जी, कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। मैंने कुछ स्टूडेंट के इशू की वजह से उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी हैं, सारे के सारे लेक्चर्स की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा क्या था? कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है वो मूव करता है विद सम वेलोसिटी, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। एफ या एफ बी मैंने लिख दिया, बी फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। क्लियर होगी बात? ये बात पड़ी थी। फिर साथ हमने ये कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से ये जो रिजल्टेंट आता है ये हमेशा वेलोसिटी के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और ये किस पे परपेंडिकुलर होगा? मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने ये सीखा था कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन कैसे थ्रो कर रहा हूं? परपेंडिकुलरली, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मैक्सिमम अप्लाई होती है और वो किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। क्लियर होगी बात ना? खुला रहे। हमारे पास सबसे पहली बात मैंने क्या बताई? दो तीन बातें आप लोगों को समझा दी। मैंने क्या बात बता दी कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है विद सम वेलोसिटी v, तो उस पर क्या अप्लाई होती है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। फिर मैंने ये कहा कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, रिजल्ट भी एक वेक्टर आता है, और वो जो वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो फोर्स जो होगी वो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगी, फोर्स जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर मौजूद होगी उस पर भी परपेंडिकुलर होगी। फिर हमने ये कहा था कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल थ्रो करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो ऐसे थ्रो करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होती है, और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो चार्ज पार्टिकल जो होता है दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल में मूव करते हैं। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में चेंज करूं, क्यू वी क्रॉस बी, तो इसे लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 किसके बराबर होता है? आप सारे जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होगी? क्यू वी बी। क्लियर होगी बात? तो ये बातें हमने कल पढ़ी थी, यानी वो जो कल बहुत सारी और बातें भी पढ़ी थी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी थी, उनमें से वो बातें जो आज भी हमारे इस्तेमाल में आनी है वो मैंने थोड़ी सी आप लोगों को रिवाइज करवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम रेशो। ई ओवर एम रेशो से मुराद क्या है? चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो मालूम कैसे की जाती है वो हमने आज सीखना है। देखें इधर, जी आपकी बुक से नकल लगा के ये मैं डायग्राम बनाऊंगा। उन्होंने वहां पर ये कहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें हम।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप क्या है, सेम है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यानी अगर ये बोर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल इसमें ऐसे इन हो रही है, इन साइड आ रही है, तो ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनटू द पेज, ये देखो ऐसे मार्कर है तो ये इनटू द पेज है। अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे से ऊपर थ्रो कर रहा हूं तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मैं थ्रो कर रहा हूं, उसकी वेलोसिटी जो है इस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। मैं क्या कहता हूं, एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन perpendicular to uniform magnetic field B. Uniform magnetic field B as shown. मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो हमारे पास जब भी चार्ज पर अप्लाई होती है तो उसके पाथ को चेंज करती है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। इट इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी, वेलोसिटी की वैल्यू को, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, स्पीड को चेंज नहीं करेगी। मेरे कहने का क्या मतलब है, कल या अभी भी मैंने रिवाइज किया, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो करता हूं, ये मैं थ्रो कर रहा हूं 100 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी वो एक्ट करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सर्कल में मूव करेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी सर्कल के अंदर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी रहेगी, 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो यहां पर फोर्स क्या कर रही है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, उसमें डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाए और उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगे तो वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक होगी बात, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब जरा यहां पर गौर करना है, गौर करें, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ये आपको इसकी टिप बैक नजर आ रही होगी, ये इनटू द पेज, इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे से ऊपर थ्रो किया है, ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, सही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है। तो मैं क्या करता हूं, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर v, इधर से ये ऊपर वेलोसिटी से, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्मॉलर एंगल, देन ये थंब जो है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहां से इधर मैंने कर्ल किया वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, देन थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स मेरी तरफ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, क्लास में ही बताई थी जब हम इधर मौजूद थे, उस वक्त हमने ये बात सीखी थी कि ये जो राइट हैंड रूल है, ये जितने भी राइट हैंड पाम रूल है, फ्लेमिंग्स रूल्स हैं, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हमारे पास इस पर किधर फोर्स अप्लाई होगी। तो अब इसके लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन हम इस राइट हैंड रूल से एवेल्युएट करेंगे, हमने एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लेनी है। तो यहां पर ये मेरी लिहाज से इनटू द पेज फोर्स है, तो आप लोगों ने क्या इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मेरे लिहाज से वो आउट ऑफ पेज होगी। क्लियर होगी बात, यानी इस राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन इवेल्युएट हो हमने एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट लेनी है। इज इट क्लियर? तो आप जरा देखो, मैं यहां पर इस इलेक्ट्रॉन बीम को इधर थ्रो करता हूं, इधर से थ्रो करता हूं, तो ये हमने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी इस चार्ज को। तो अब जैसे ये इंटर हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने पढ़ा है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो चार्ज के स्ट्रेट पाथ को किस में चेंज कर देती है, सर्कुलर पाथ में। तो आप लोगों को मैंने बताया कि इधर अप्लाई होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट होता, अब ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है तो वो
जो हमने कैलकुलेट किया डायरेक्शन उसकी अपोजिट, मेरे लिहाज से इनटू द पेज की बजाय अब क्या होगी, आउट ऑफ पेज, और ये इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन दिस वे, ऐसे। क्लियर होगी बात? ये सर्कल जरा मेरा खराब सा बन गया, मैं कोशिश करता हूं दोबारा बनाने की। ऐसे यहां पर इंटर हुआ, उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई, मैग्नेटिक फोर्स ने एक्ट किया किसके तौर पर, एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के लिहाज से चेंज होती रहेगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्लियर होगी बात? तो अब मैं क्या कह देता हूं, दिस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स will act as centripetal force and electron will move in a circle of radius r with speed v। और ये कौन सी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, उसकी स्पीड की वैल्यू में मैग्नेटिक फोर्स किसी किस्म का चेंज नहीं लाती। ठीक हो गया? तो आप जरा इधर देखो सारे, अब इस बात को मैं मैथमेटिकली अगर लिखूं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सी होनी है, मैक्सिमम होनी है, और यहां पर हम उनकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी भी हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। अब मैं जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स उसका फार्मूला हमने पढ़ा है QVB, जरा समझना, यहां पर मैं बुक से एक लाइन ज्यादा लिखूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। यहां पर अब गौर से मैं लिख के मिटा दूंगा, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपके जहन में आता है -e, तो हमने माइनस लिख दिया, लेकिन हमने क्या लेना है, फोर्स की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस की बजाय इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे EVB, और इधर आ जाएगा mv²/r। यहां से v और एक स्क्वायर कैंसल, तो बाकी हमारे पास रिजल्ट हम उसे कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। हमने लेना है चार्ज टू मास रेशियो E/m, E इधर है, m मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, E/m इज इक्वल टू, ये इधर v रहेगा, v फॉर द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, b मल्टीप्लाई इधर आके r से डिवाइड हो जाएगा, b मैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने खुद अप्लाई की है, और r उस सर्कल का रेडियस है जिसमें वो हमारे पास मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो चार्ज टू मास रेशियो उसका हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स के अप्लाई होने के बाद मूव कर रहा है। ये मैथ किसी ने समझनी हो मेरे प्यारों, समझ आई है जी? क्लियर है सबको? वकार, हुरुलैन, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे बिल्कुल मिजाज के मुताबिक तुम्हारा नेट चल रहा है। बिलाल आपको सुनाई दिया है? बिलाल हैदर? यस सर। चले, ये बात आप सारों को समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? क्लियर है सर। चले जी, देखिए इधर मेरे प्यारों, ये जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो है, इसका अगर मालूम करना चाहते हैं तो लाजमी बात है ये उस वक्त था जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नहीं पता था, उसका मास भी नहीं पता था, तो फिर चार्ज टू मास रेशियो उस वक्त इवैल्यूएट हुई। अब हमें ये पता होना चाहिए, अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स पता होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ द चार्ज, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ वो पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो मालूम करना मसला नहीं है, मैग्नेटोमीटर मिलते हैं हम स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमने थ्रो किया है, ये इलेक्ट्रॉन बीम हमने थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन की,
ये हमें पता होना चाहिए। ये हम कोई वेलोसिटी मीटर उसके ऊपर तो नहीं लगा सकते कि उसकी मैग्नीट्यूड या गाड़ी की तरह स्पीडोमीटर हो पता चल जाए, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन खुद नहीं नजर आता, तो वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो कहाँ नजर आना है। तो हमें किसी तरीके से ये जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उसका रेडियस वो हमें पता होना चाहिए, और उस इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब इसमें हम दो काम करते हैं। रेडियस डिटरमिन करने के लिए हम अलग से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसका रेडियस हम मालूम करना चाह रहे हैं। देखें जरा, अब ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है मैं सिर्फ जुबानी बताऊंगा, बाकी फिर आप लोगों के साथ बुक से पिक्चर शेयर कर लेता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्या किया जाता है, एक गिलास ग्लोब लिया जाता है, ऐसे गिलास का बना हुआ ग्लोब है, वैक्यूम होती है उसके अंदर, शायद यही स्पेलिंग है, वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, उसके अंदर एयर भी नहीं है मौजूद। जब इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाते हैं इर्द गिर्द से उस पर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, ऐसे बाहर से इधर नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई होगी, ठीक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन उसमें थ्रो करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कल, लेकिन हमने उससे पहले क्या किया होता है, इस गिलास ग्लोब को लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर हमने हाइड्रोजन गैस से फिल किया होता है। हाइड्रोजन गैस H2 गैस से हमने उसको फिल किया होता है। जब उसे H2 गैस से फिल किया हुआ है तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन जब वो सर्कल में मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। समझ में आ रही बात? जब वो हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट, पहले ऑर्बिट से वो किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गैस के हैं वो हमारे पास डी एक्साइट होते हैं तो वो हमारे पास क्या एमिट करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। और वो रेडिएशन रिलीज होती है किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, जिससे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जहां जहां से गुजरेगा उधर के हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करेगा, फिर वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा था उसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए थे वो डी एक्साइट होंगे, और वो जो रेडिएशन रिलीज करेंगे जिससे वो पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। वो पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ऑन डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं पहले हाइड्रोजन एटम के, फिर वो क्या होते हैं, डी एक्साइट होते हैं। डी एक्साइट होके वो क्या एमिट करते हैं, बोलो क्या एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। रेडिएशन जिस में इमिट करते हैं वो कौन सी रेडिएशन होती है, विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन की वजह से वो जो पाथ होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, रोशन हो जाता है। सर अगर जो है हाइड्रोजन गैस के साथ कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी, उसकी जो पाथ होगी। बहुत सही कह रहे हो यार, बड़े प्यारा बात की है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं इनके कोलिजन्स को हम क्या लेते हैं, ये हम लेते हैं, हम सोच रहे होते हैं बड़े पार्टिकल कोई टकरा रहा है, ये हम लेते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। समझ में आ रही बात, जिसके अंदर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है वो हमारे पास सेम रहता है। तो वो जो उसकी स्पीड में हल्का सा जो फर्क आता है तभी जो हमारे पास का जो पाथ होगा, अगर मैं बहुत डीपली देखूं तो अभी जो मैं सर्कल बना रहा हूँ एक्चुअली सर्कल नहीं होगा, वो ऐसे थोड़े बहुत ऐसे ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होगा, और फिर मैग्नेटिक फोर्स उसे क्या करेगी, उसी पाथ पर, उसी जो छोटा सा वो पाथ में वेरिएशन आ रही होगी उसी के सारे पाथ को विजिबल करता चला जाएगा। बात समझ आ गई? सही है, सही। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, जब वो पाथ विजिबल हो गया तो उसके पीछे हम स्केल रखे, ये ग्लोब कितना सा होता है, इतना सा ग्लोब होता है, उसके पीछे स्केल लगा होता है, स्केल रख के हम उसका डायमीटर देखते हैं।
डायमीटर मेजर करके उसको हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि आर जो था अननोन इस ऊपर वाली इक्वेशन में, वो हम कैसे मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं, ठीक है। जबकि वेलोसिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए हम इस पूरे रिलेशन को ही थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, वी को हम रिप्लेस कर देते हैं उन टर्म से जो हमारे पास इजीली मेजरेबल हो। ठीक हो गया जी। तो अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ velocity of electron, क्लास हो रही है यार। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखें इधर, सारे इधर देखें। अब मैं जब से आया हूं क्लास में, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन थ्रो किया, क्या वो कोई बंदा है या कोई बॉल है जिसे ऐसे थ्रो कर देंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे थ्रो किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन गन से। सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास ये है, फिलामेंट। इस पर मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया, उस वोल्टेज नतीजे में इस फिलामेंट में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। करंट की वजह से इस फिलामेंट के अंदर क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। हीट किसको मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके इस वोल्टेज के अंदर वो एक्सेलरेट करके हमारे पास क्या होंगे, दे विल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है कि हम एक मिनिमम वोल्टेज से यहां पे करंट पास करके हीट पैदा करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं मेटल से। फिर यहां पर हम एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यहां पर ऐसे बना देते हैं। एक तरफ हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इधर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे पूरा पाइप है, सिलेंडर है, तो इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव के साथ, और इस पाइप को हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव के साथ, स्लिट को स्लिट कह दो। इधर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा वो इस वोल्टेज के नतीजे में क्या करेगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। फिर रास्ता हमने दिया हुआ है, वो उसमें अपनी हाई इन स्पीड की वजह से वो इसमें से पास होकर किस में इंटर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम हाथ से थ्रो नहीं कर रहे, यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन गन हमने डिवाइस की है, अप्लाई किया है, वहां पर अटैच किया है। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन गन। तो आप मैट्रिक में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर लो वोल्टेज तकरीबन 1.67 वोल्ट्स काफी होते हैं, या सॉरी 6 वोल्ट्स काफी होते हैं। वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे करंट पास करेगा, फिलामेंट में हीट पैदा होगी, हीट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मदद से, एक सर्टेन वोल्टेज की मदद से। तो ये जो वोल्टेज है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, पुश करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां से वो होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे। क्लियर होगी बात? तो यहां पर जो हमारे पास वोल्टेज है, लेट V voltage या potential difference is applied on electron to accelerate it towards मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उसे थ्रो किया। तो अब जरा देखो, ये वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास वर्क कर रहा है। कासिम माइक ऑफ करें अपना। ये जो वोल्टेज हमने यहां पर अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रॉन पर वर्क कर रहा है, और वो जो वर्क है उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, W इज इक्वल टू QV। चार्ज हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ वोल्टेज V। अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब है जितना हम यहां पर ये वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए वर्क कर रहा है, वो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो यहां पर जितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, वो मूव करे, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ आई? तो हम यहां पर क्या कह देते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी होगी जितना हम उस पर वर्क कर रहे हैं वोल्टेज से। अब काइनेटिक एनर्जी, बल्कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क किसके बराबर है? ईवी। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है, कैपिटल वी वोल्टेज है, स्मॉल वी वेलोसिटी है, स्पीड है। तो यहां पर वी स्क्वायर किसके बराबर है? 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 2 ईवी ओवर एम, एम मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो ये v किसके बराबर आ जाएगा? 2 ईवी ओवर एम अंडर रूट। दोनों तरफ अंडर रूट लें तो इधर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो v आ जाएगा और दूसरी तरफ वो हमारे पास मौजूद है। ये फार्मूला आपको वैसे भी जुबानी याद होना चाहिए। ई चार्ज है किसी भी पार्टिकल का, m उस पार्टिकल का मैस है। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, मैस भी पता है। प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज भी पता है, मैस भी पता है। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ क्या मैंने बताना है? वोल्टेज, और आप उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। सही हो गया जी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, v का जो रिजल्ट आया है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। पुट दिस in equation number 2. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो क्या आ जाता है? E ओवर एम, बी आर, वी की जगह पर हम लिखेंगे 2 E ओवर एम इंटू वी अंडर रूट। नजर आ रहा है? ये मैं नीचे लिखूं? लड़कों बताओ। स्टूडेंट्स कोई तो बता दे। आ रहा है सर। चले जी, मैं इधर वैल्यू पुट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं? स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्केयर करूंगा तो इस साइड पर आ जाएगा स्केयर, और इधर स्केयर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे? ऊपर कैंसल, नीचे क्या आ जाएगा? b और r का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे इसका स्केयर लिया तो b स्केयर r स्केयर आ गया, और इधर आया हमारे पास स्केयर। ये हमने क्यों स्केयर किया? तो हमें नजर आ रहा है कि यहां पर भी e ओवर m है और इधर भी e ओवर m है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास e ओवर m रेशो किसके बराबर है? 2v ओवर b स्केयर r स्केयर। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास पहला पेज था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और इधर हमें आना पड़ गया तो ये चौथा है। अब जरा गौर करो, आखिरी जुमला मैं कहूंगा, बाकी हम बातें कल करेंगे। ये जो चार्ज टू मैस रेशो है ये किसके बराबर है? 2v। अब v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है हमारे पास? वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जो मैंने फिलामेंट या इधर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए वोल्टेज अप्लाई किया, ये वोल्टेज। इसको मेजर करना मसला नहीं है, वोल्ट मीटर लगाएं वोल्टेज मेजर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल काम था, वो कोई स्पीडोमीटर नहीं है कि हम उसे मेजर कर लेते वहां पर। तो v वोल्टेज हमने ऐसी क्वांटिटी यहां पर v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया वोल्टेज से, जिसको मेजर करना आसान है। b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी आसानी से मेजरेबल है। r रेडियस था इलेक्ट्रॉन का जिसमें वो मूव कर रहा था, उसको हमने ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। क्लियर होगी बात? इसको अब आप अपने वर्ड्स देंगे, और बाकी जो हमने है आर जब रेडियस मालूम हो जाएगा, वोल्टेज और बी को मेजर करना मसला नहीं है, हम चार्ज टू मैस रेशियो मालूम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशियो मालूम करनी है तो हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि हम उस चार्ज को किस वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हैं, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, और रेडियस ऑफ द पाथ जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, किसी भी चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशियो हम इजीली मेजर कर सकते हैं।